बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक पर्सपेक्टिव्स ऑन जेंडर स्टडीज़ जो है ना वो स्टार्ट की है और ये 4653 या 9162 कोड्स के लिए है ओपन यूनिवर्सिटी के जो प्रोग्राम्स हैं। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था। आज के इस लेक्चर में हम प्रॉपरली इसका यूनिट नंबर 1 जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यूनिट नंबर 1 जो है ना वो हमारे पास है पर्सपेक्टिव्स ऑन जेंडर स्टडीज़। यानी जो जेंडर स्टडीज़ है ना, जिन्स के मतलब जो तालीम है, जो पढ़ना है, उसके ऊपर नुक्ता नज़र क्या है। पर्सपेक्टिव्स का मतलब होता है नुक्ता नज़र। अच्छा जी, बेसिकली इसमें जो टॉपिक्स हैं ना, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं जो इसमें मेन टॉपिक्स हैं। एक तो इसमें मेन टॉपिक्स है कि कंसेप्ट ऑफ जेंडर स्टडीज़। जेंडर स्टडीज़ होता क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया। ओरिजिन ऑफ जेंडर स्टडीज़। अच्छा, ओरिजिन ऑफ जेंडर स्टडीज़ का मतलब ये है कि जेंडर स्टडीज़ स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई, कौन-कौन से लोग थे, कौन-कौन सी फर्म्स थी जिन्होंने इसको जारी किया, इसको स्टार्ट किया। इसके बाद है नीड ऑफ जेंडर स्टडीज़ एज़ एन एकेडमिक डिसिप्लिन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी ज़रूरत क्यों है, जेंडर स्टडीज़ की जो है ना एज़ एकेडमिक डिसिप्लिन, यानी जो आपकी तालीमी मैदान है, उसके अंदर इसकी क्या ज़रूरत है, ये क्यों पढ़ानी या पढ़नी चाहिए। अच्छा, इसके बाद है जेंडर स्टडीज़ इन पाकिस्तान। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाकिस्तान के अंदर जेंडर स्टडीज़ जो है ना, इसकी क्या वैल्यू है या ये क्यों होनी चाहिए? जेंडर स्टडीज़ इन पाकिस्तान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो 3-4 टॉपिक्स हैं ना, बेसिकली इस चैप्टर में से यही 4 टॉपिक्स हैं और इन्हीं में से पेपर आता है। हमेशा इन्हीं में से क्वेश्चन आता है, अगर पहले चैप्टर में से क्वेश्चन आए तो। तो हम इन चारों टॉपिक्स को ना जो है वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक तो यही है ना कि जेंडर स्टडीज़ क्या होती है, कांसेप्ट क्या है जेंडर स्टडीज़ का। तो मेरे पास ना यहाँ पे प्रेज़ेंटेशंस हैं, तो ये वाली जो प्रेज़ेंटेशंस हैं ना, ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो ट्यूटर्स हैं, जो मतलब वर्कशॉप्स लेते हैं, उन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं। तो हम ना बेसिकली इसको कंटिन्यू करेंगे। फ़ॉलो हम बुक को ही करेंगे। मैं हमेशा बुक जो है ना उसी को फ़ॉलो करता हूँ, बुक से कभी भी नहीं हटता। लेकिन वो ये है कि बुक जो है ना वो थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट वर्डिंग है, उसकी आपको समझ नहीं आएगी। ये वाली जो है ना प्रेज़ेंटेशन, ये बड़ी बेहतरीन बनाई गई हैं। मतलब इसमें छोटे-छोटे, एक तो इसकी वर्डिंग इंग्लिश इसकी बहुत ईज़ी है। आप लोगों को समझने में, याद करने में बड़ी आसानी होगी। याद क्या करना है, आप लोग एक दफ़ा समझ लेंगे तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं उसको। और दूसरा ये है कि इसमें टॉपिक्स को ना बड़ा बेहतरीन डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे काफ़ी सारी मिक्सिंग हो जाती है, वहाँ पे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वहाँ से भी आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, सबसे पहला चैप्टर है पर्सपेक्टिव्स ऑन जेंडर स्टडीज़, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला ये है कि कांसेप्ट ऑफ जेंडर है। बेसिकली कांसेप्ट ऑफ जेंडर नहीं, कांसेप्ट ऑफ जेंडर स्टडीज़ आप कह लें। जेंडर के ऊपर तो बात हम अगले चैप्टर में करेंगे। यहाँ पे ये है कि कांसेप्ट ऑफ जेंडर स्टडीज़ क्या होता है। तो फिलहाल इस चैप्टर में इसको हम नहीं पढ़ते, डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स भी नहीं पढ़ते। कांसेप्ट ऑफ जेंडर स्टडीज़, हाँ जी, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। कांसेप्ट ऑफ जेंडर स्टडीज़, यही हमारा पहला टॉपिक है। जेंडर स्टडीज़ जो है ना, उनका बेसिक कांसेप्ट क्या है। थिंक ऑफ एक्टिविटीज़, बड़े सिंपल इंग्लिश के अंदर देखिएगा आप, उसने बहुत ही ईज़ी और सिंपल करके लिखा हुआ है। थिंक ऑफ एक्टिविटीज़, सरगर्मियाँ सोचें, टेक प्लेस इन एन एवरेज हाउसहोल्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ डे। मतलब एक दिन है, दिन के दौरानिए में, एक दिन में आप सोचें हाउस होल्ड एवरेज, औसतन सोचें आपके एक घर के अंदर जो एक्टिविटीज़ प्लेस होती हैं, मतलब जो काम होते हैं, किए जाते हैं घर के अंदर, उनको सोचें। अच्छा, अब ज़रा इमेजिन कीजिएगा, फूड इज़ कुक्ड, खाना पकाया जाता है, क्लीनिंग इज़ डन, सफाई की जाती है, स्वीपिंग की जाती है। स्वीपिंग भी वही होती है ना, झाड़-पोंछ जिसे आप कहते हैं। अच्छा, मॉपिंग, अच्छा, मोपिंग भी वही होती है किसी चीज़ को, मतलब जैसे आप फ्लोर को मोपिंग करती हैं, मतलब ख़वातीन जो हैं फ़र्श को धोती हैं, फिर उसको ऊपर से खुशक करती हैं, तो उसी को मोपिंग, ये चीज़ें ख़वातीन को मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होंगी। एंड डस्टिंग, हर घर में ही होती है ये काम, डस्टिंग होती है, मोपिंग, स्वीपिंग सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ग्रोसरीज़ एंड अदर हाउसहोल्ड आइटम्स आर परचेज़्ड, ग्रोसरी वग़ैरह या दूसरी घर की जो चीज़ें होती हैं, डेली लाइफ़ में यूज़ होने वाली, वो परचेज़ की जाती हैं। क्लोथ्स आर वॉश्ड, कपड़े धोए जाते हैं, ड्राइड, खुश्क किए जाते हैं, फिर आयरन्ड, इस्त्री किए जाते हैं, प्रेस करते हैं उनको।
समटाइम्स हाउस होल्ड रिपेयर्स आर कैरिड आउट। कुछ जो चीज़ें होती हैं ना घर की, उनको मुरम्मत जो है वो भी किया जाता है, मुरम्मत करने की भी ज़रूरत होती है। गार्बेज इज़ डिस्कार्डेड, जो कूड़ा-करकट है वो बाहर फेंका जाता है, साफ़ किया जाता है। ऑल्सो द पीपल हू लिव इन द हाउस नीड टू बी लुक्ड आफ्टर। अच्छा, कुछ जो है ना बंदे, जो लोग रहते हैं घर के अंदर, उनकी देखभाल भी ज़रूरी होती है, उनकी देखभाल करनी भी ज़रूरत होती है। समटाइम्स दे मे हैव स्पेशल नीड, कभी-कभार तो बिल्कुल मखसूस स्पेशल उनके ऊपर केयर, लुक आफ्टर करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेबीज़, जिस तरह मिसाल के तौर पर बेबीज़ हैं, बच्चे हैं, नीड कांस्टेंट सुपरविजन, उनको बहुत ही मुस्तकिल जो है ना सुपरविजन की ज़रूरत होती है। सुपरविजन कहते हैं निगहदाश्त को, यानी उनके ऊपर नज़र रखना, मतलब उनका ख़्याल रखना। इसके बाद जो ओल्ड होते हैं, ओल्ड एज लोग जो होते हैं, बूढ़े, तो उनकी भी बड़ी जो है वो स्पेशल नीड होती है, उनकी भी लुक आफ्टर करना। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे वो बता रहा है कि घर के अंदर ये सारी चीज़ें जो है ना होती हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो की जाती हैं, खाना पकाया जाता है, क्लीनिंग की जाती है, स्वीपिंग, मॉपिंग, डस्टिंग और ग्रोसरीज़ वग़ैरह चीज़ें खरीदी जाती हैं, रिपेयर की जाती हैं, कपड़ों को धोया जाता है, ड्राई किया जाता है, प्रेस किया जाता है, ठीक है? कूड़े-करकट को ठिकाने लगाया जाता है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी देखभाल करना भी लाज़मी होता है, कोई बच्चा होता है, कोई बूढ़ा होता है, कोई मरीज़ होता है, तो उनकी देखभाल बड़ी ज़रूरी होती है। तो इसके बाद देयर आर सम ऑफ थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी डन टू कीप होम्स फंक्शनिंग। अच्छा, घर को चलाने के लिए ना दीज़ आर द सम ऑफ थिंग्स। ये जो ऊपर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक घर को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं, दैट आर रिक्वायर्ड टू बी डन, जिनका करना ज़रूरी होता है घर को फंक्शनिंग रखने के लिए, मतलब घर को चलता रखने के लिए, चलाने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा जी, दीज़ एक्टिविटीज़ टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ये एक्टिविटीज़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं एंड मैनी आर टू बी डन ऑन अ डेली बेसिस, और जो इनमें से मुख्तलिफ ऐसी हैं जो रोज़ाना की बेस पे होनी चाहिए। कई एक ऐसी हैं, फूड अब डेली जो है वो पकता है, उस ज़रूरी है, उसके बगैर नहीं लाइफ़ पॉसिबल। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम भी लेती हैं, और कई ऐसी इसमें चीज़ें हैं जो डेली बेसिस पे होती हैं। The people who do them expend a lot of energy, expend sorry। अच्छा, जो लोग इसको करते हैं, ये सारा काम, ये सारे जो ऊपर जतन लिखे हुए हैं, ये जो करते हैं, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करते हैं इस पे। एंड मे बी एग्जॉस्टेड व्हेन दे आर फिनिश्ड, और जब वो काम मुकम्मल कर लें तो वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा थक जाता है ना, टायर्ड हो जाता है, उसको हम एग्जॉस्टेड बोलते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करते हैं, और उसके बाद इवन के वो बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं जब काम मुकम्मल होता है। अच्छा जी, मोस्ट ऑफ द टाइम वुमेन परफॉर्म दीज टास्क्स। ज़्यादातर औकात में, ज़्यादातर वक्त जो है ना वुमेन परफॉर्म, जो ख़वातीन हैं वो ये इन टास्क्स को, ये जो काम होते हैं ना, ये जो टास्क होते हैं, इनको परफॉर्म करती हैं, यानी औरतें जो है ना इनको सर अंजाम देती हैं, ये वाले जो टास्क होते हैं। पुट टुगेदर, ये सारे काम अगर इकट्ठे करें, दीज टास्क्स आर कॉल्ड हाउस वर्क, इनको घर का काम बोला जाता है। ये अगर सारे काम इकट्ठे करें ना, तो इन सब कामों को घर के काम कहा जाता है। गिवन दिस नेम इट मे बी सरप्राइजिंग, ये नाम रखना, इन घर के कामों का नाम रखना, ये हैरान कुन हो सकता है टू लर्न, सीखने के लिए, दैट हाउस वर्क इज नॉट कंसिडर्ड टू बी वर्क इन इकोनॉमिक और सोशल टर्म्स, यानी ये मुआशी या समाजी टर्म्स में, मुआशी या समाजी शराइत में, सोशल समाजी कहते हैं जो सोसाइटी की होती है, और इकोनॉमिक जो होती हैं वो मुआशी होती हैं, जो मुआश की होती हैं। अच्छा, इस काम को ना, हाउस वर्क को, नॉट कंसिडर टू बी वर्क, इसको काम ही नहीं समझा जाता। मुआशी और समाजी टर्म्स के अंदर, टर्मिनोलॉजी के अंदर, ये वाला जो नाम है ना हाउस वर्क, घर का काम, इसको काम ही नहीं समझा जाता ज़्यादातर। इट इज़ सीन एज़ अ सेट ऑफ टास्क्स दैट इज़ नेचुरली परफॉर्म्ड बाय द वुमेन ऑफ अ हाउसहोल्ड। अच्छा, ये देखा जाता है कि ये सेट ऑफ टास्क्स जो है ना, ये कामों का जो मजमू है, ये जो बहुत सारे काम हैं इकट्ठे, इनको दैट इज़ नेचुरली परफॉर्म्ड बाय अ वुमन ऑफ हाउसहोल्ड, कि ये एक घर की जो औरत है, घरेलू औरत है, उसने सर अंजाम देने होते हैं। नेचुरली, कुदरती तौर पर, बुनियादी तौर पर वो एक औरत ने सर अंजाम देने हैं। इट इज़ नॉट, फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर ये नहीं है
कैलकुलेटेड एज पार्ट ऑफ कंट्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये मुल्क की घरेलू मजमूई घरेलू पैदावार, कंट्रीज का मतलब है मुल्क की ग्रॉस मजमूई डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक कहते हैं घरेलू, घरेलू प्रोडक्ट कहते हैं पैदावार को। यानी मिसाल के तौर पर इसको मुल्क की ना मजमूई घरेलू पैदावार नहीं समझा जाता। द सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री इन अ गिवन पीरियड। यानी वो ग्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है उसकी डेफिनेशन कर रहा है कि मुल्क की जो ग्रॉस प्रोडक्ट होती है ना, डोमेस्टिक ग्रॉस प्रोडक्ट, वो ये होती है सम ऑफ ऑल गुड्स, जितनी भी चीज़ें वो बनाता है, जितनी प्रोडक्ट्स उसकी होती हैं, उनका मजमूआ, एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड, या फिर उस मुल्क के अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जो खिदमात अंजाम दी जाती हैं, उनका मजमूआ जो है ना, इसको हम उस कंट्री की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। अच्छा, इसको कोई सर्विस ही नहीं समझा जाता, कोई काम ही नहीं समझा जाता। This is in spite of the fact that if the women of the house are unable or unwilling to do these tasks, other people will do them. वो कहता है बावजूद इस हकीकत के, इन स्पाइट ऑफ, इस हकीकत के, इसके बावजूद, ऑफ द फैक्ट, इस हकीकत के, दैट इफ द वुमेन ऑफ द हाउस आर अनेबल, कि जो घर की खवातीन हैं, घर की जो औरतें हैं, वो अनएबल हों, यानी उस काम को करने के काबिल ना हो, या अनविलिंग हो, या वो उस पर राजी ना हो, वो काम करने पे तैयार ना हो, ये जो घरेलू काम ऊपर जिक्र किया गया है, टू डू दीज टास्क, इन कामों को करने पे आमादा ना हो, अदर पीपल विल डू दैम, तो फिर क्या है, दूसरे लोग वो करेंगे, बट ओनली इफ दे आर पेड टू डू सो, तो वो दूसरे लोग जो है ना, वो तभी काम करेंगे अगर आप उनको पेमेंट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, औरतें खाना पकाती हैं ना घर में, अब एक औरत जो है ना, वो खाना नहीं पका सकती, या उसको कोई इशू है, या वो नहीं पकाना चाहती, तो वो बाहर से जाकर बाजार से पकवा कर लाते हैं, किसी तंदूर से या कहीं से भी। तो वो क्या करते हैं, फिर वहां पे करके आते हैं, उनको पेमेंट करनी पड़ती है उसी काम को करवाने की। लेकिन घर में जो औरत करती है, हाउस वर्क इज नॉट ओनली एरिया इन विच वुमेन्स वर्क इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क। तो घर जो है ना, ये एक अकेला इलाका नहीं है, अकेली जगह नहीं है घर, जहाँ पे औरत के काम को काम नहीं समझा जाता, बल्कि और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जहाँ पे औरत के काम को काम ही नहीं समझा जाता। यानी वही जो रोटी आपने पकवानी है, बाजार से आप उसको पे कर रहे हैं, लेकिन घर में खातून जो है वो पका रही हैं, लेकिन आप उनके काम को काम ही नहीं समझते। तो ये बात बेसिकली इस पैराग्राफ में की गई है। वी शुड जनरली सी वुमेन रशिंग अबाउट द सिटी, ऑब्वियसली वेरी बिजी। अच्छा, इसमें वो कहता है कि हम खवातीन को ना शहरों में देखते हैं बहुत ज़्यादा बिजी, बट अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलेंट स्टैटिस्टिक्स, लेकिन जो मुरवजा अदाद-ओ-शुमार हैं, प्रिवेलेंट स्टैटिस्टिक कहते हैं मुरवजा अदाद-ओ-शुमार को, यानी जो राइज अदाद-ओ-शुमार होते हैं ना, जो अदाद-ओ-शुमार, जो डाटा, जो स्टैटिस्टिक्स राइज होते हैं उस वक़्त के अंदर, उस सिटी के अंदर, उस इलाके के अंदर, उनके मुताबिक ओनली अ टिनी फ्रैक्शन ऑफ वुमेन आर इन द वर्क फ़ोर्स, कि जो काम का ढांचा है ना, जो काम है, उसके अंदर अ टिनी फ्रैक्शन, एक बहुत मामूली सी जो है ना वो फ्रैक्शन, एक बहुत मामूली सी तादाद, बहुत थोड़ी सी तादाद औरतों की जो है ना वो काम के अंदर है, जो सोसाइटी के अंदर काम के अंदर है। द क्वेश्चन दैट इज टू बी रेज्ड, अब क्वेश्चन ये उठाना बनता है, देन इज व्हाई इज द इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ सो मैनी वुमेन सीन एज बीइंग ट्रिवियल, कि खवातीन की जो इकोनॉमिक मुआशी कंट्रीब्यूशन है, मुआशी जो उनका शराकत है, हिस्सेदारी है इस काम के अंदर, सो मैनी वुमेन, बहुत सारी वुमेन, जो बहुत सारी औरतें हैं जो काम करती हैं, शराकत दारी है उनकी इकॉनमी के अंदर, सीन हैज़ बीन ट्रिवियल, जिसको बहुत मामूली समझा जाता है। तो क्यों मामूली समझा जाता है, मतलब ख़वातीन इतना काम करती हैं तो उनको, उनके काम को क्यों मामूली समझा जाता है, ये सवाल बेसिकली यहाँ पे रेज़ हो रहा है। अच्छा जी, these examples reflect certain changes in the viewpoint that are very significant from the point of view of gender studies। तो वो कहता है कि ये एग्जाम्पल्स जो है ना, ये अक्कासी करती हैं सर्टन चेंजेस इन द व्यू पॉइंट, ये नुक्ता नज़र के अंदर न कुछ तब्दीलियों के बारे में कुछ तब्दीलियों की अक्कासी करती हैं, दैट आर वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेंडर स्टडीज़, जो जिनसी मुतालिया जो है ना इसके नुक्ता नज़र के रिलेटेड, नुक्ता नज़र से जो है ना
वो बहुत अहम है। यानी सिनफ़ी या जिनसी मुतालिया के नुक्ता नज़र से मुतल्लिक़ जो है ना, वो बहुत अहम कुछ तब्दीलियाँ हैं, जिन तब्दीलियों की अक्कासी करती हैं ये मिसालें। दे रिफ्लेक्ट अ चेंज इन पर्सपेक्टिव, ये नुक्ता नज़र के अंदर न एक तब्दीली की अक्कासी करती हैं। अ चेंज इन द वे थिंग्स इज़ लुक्ड एट। अच्छा, चीज़ों को जो देखने का नुक्ता नज़र है ना, वे थिंग्स इज़ लुक्ड एट, यानी चीज़ों को किस नज़र से देखा जा रहा है, उसको चेंज करता है, उसको चेंज करने की अक्कासी करता है। ये वाला जो व्यू पॉइंट है, ये वाला जो पर्सपेक्टिव है। अच्छा, जेंडर स्टडीज़ इज़ अ फ़ील्ड ऑफ स्टडीज़, यहाँ पे बेसिकली जेंडर स्टडीज़ जो है ना, उसकी वो प्रॉपर जो एक्सप्लेनेशन है वो स्टार्ट कर रहा है। जेंडर स्टडीज़ इज़ अ फ़ील्ड ऑफ स्टडी दैट लुक्स एट द वर्ल्ड। जेंडर स्टडीज़ जो है ना, सिनफ़ी मुतालिया, ये एक मुतालिया की एक किस्म है, फ़ील्ड एक उसका हिस्सा है, एक किस्म है, एक शोबा है मुतालिया का। दैट लुक्स एट द वर्ल्ड, जो दुनिया को देखता है, दुनिया पर देखता है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर, सिनफ के नुक्ता नज़र से, सिनफ के नुक्ता नज़र से, जेंडर के नुक्ता नज़र से पूरी दुनिया को देखता है। This means that while studying something, the distribution of resources within a household, a social unit like a caste group, a bill placed before parliament, a development project, या मुख्तलिफ चीज़ें ये। तो वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि जब हम कुछ चीज़ें स्टडी कर रहे हों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज विद इन हाउस होल्ड, एक घर के अंदर वसाइल की तकसीम जो है, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं तकसीम को, वसाइल की तकसीम को हम डिस्कस कर रहे हों, सोशल यूनिट लाइक कास्ट ग्रुप, किसी कास्ट ग्रुप को डिस्कस कर रहे हों, मतलब ज़ात-पात को या किसी ज़ात को डिस्कस कर रहे हों, किसी कबीले को, या बिल प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल पेश किया हुआ हो, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कोई तरक्की तरक्की का प्रोजेक्ट हो कोई, द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, मुख्तलिफ जो स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ जो लिविंग थिंग्स होती हैं ना, उनको बोलते हैं। जो लिविंग थिंग्स हैं मुख्तलिफ, उनकी क्लासिफिकेशन हो, दर्जाबंदी हो, are done in the manner that takes into account the fact that different genders exist in the world। तो ये वाला फैक्ट हमें बताता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, जब हम डिस्कस कर रहे हों, तो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि डिफरेंट जेंडर्स एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, कि इस दुनिया के अंदर जो है ना, वो मुख्तलिफ जेंडर्स एग्जिस्ट करते हैं का मतलब है पाए जाते हैं, यानी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जेंडर्स पाए जाते हैं, मुख्तलिफ जो है ना वो जिनसें या मुख्तलिफ सिनफ पाई जाती हैं, असनाफ पाई जाती हैं दुनिया के अंदर। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास, दीज जेंडर्स आर डिफरेंटली प्लेस्ड विद इन सोशल रियलिटी। अच्छा, इनको समाजी हकीकत में ना मुख्तलिफ जगहों पर रखा गया है, मुख्तलिफ रखा गया है इन जेंडर्स को। ये जो जेंडर्स हमने डिस्कस करने हैं ना, हमने मतलब इन मिसालों से हमें पता चलता है कि मुख्तलिफ जेंडर्स हैं दुनिया के अंदर, मुख्तलिफ सिनफ़ें हैं, तो इनको ना सोशली सोशल रियलिटी में जो समाजी हकीकत है, समाजी जो सच्चाई है, उसके अंदर ये मुख्तलिफ हैं, यानी ये जो जेंडर्स हैं ना, ये मुख्तलिफ हैं। इनको मुख्तलिफ जगहों पर रखा गया है। इस फ़िक्रे का मतलब ये है कि ये मुख्तलिफ हैं एक-दूसरे से। सच दैट वेरियस प्रोसेसेस इम्पैक्ट देम डिफरेंटली, यानी जो मुख्तलिफ अमल हैं, मुख्तलिफ अवामल इन पर मुख्तलिफ अंदाज़ में असर-अंदाज़ होते हैं। मसलन एक जेंडर जो है, एक सिनफ जो है, उसके साथ और किस्म के वाक़यात पेश आ रहे होते हैं, दूसरे के साथ और किस्म के आ रहे होते हैं, तो ये टोटली डिफरेंट होते हैं, जेंडर्स जो होते हैं। Thus, gender studies recognizes that gender has to be taken seriously। तो जो सिनफ़ी मुतालिया है, जो जेंडर स्टडीज़ है, ये हमें शनाख्त करवाता है, ये हमें पहचान करवाता है कि जेंडर जो है ना, जिनस जो है, सिनफ जो है, इसको सीरियसली लेना चाहिए। इसको सीरियसली संजीदगी के तौर पर लेना चाहिए, संजीदगी से मतलब नॉर्मली जो है ना, हम इसको इग्नोर कर देते हैं, वुमेन जेंडर को स्पेशली इग्नोर कर देते हैं, तो सारे जो जेंडर हैं ना, उनको सीरियसली लेना चाहिए। हर जेंडर जो है, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। It is also a field that recognizes that often within academic disciplines and also other spheres of society, the perspective that has been applied has been that of the most powerful people in society, and that this is often at the expense of less powerful people। अच्छा, अब इस सेंटेंस को गौर से समझे। ये फ़ील्ड जो है ना, ये भी रिकॉग्नाइज़ करता है, अक्सर अक्सर इस बात की भी शिनाख्त करता है विद इन एकेडमिक डिसिप्लिन्स,
यानी जो तालीमी मैदान होता है एंड आल्सो अदर स्फीयर्स ऑफ सोसाइटी या सोसाइटी के अंदर दूसरे जो भी शोबे हैं, दूसरे जो भी मामलात हैं, द पर्सपेक्टिव दैट हैज़ बीन अप्लाइड, जो भी नुक्ता नज़र अख्तियार किया जाता है, जो भी नुक्ता नज़र अख्तियार किया जाता है, हैज़ बीन दैट ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द सोसाइटी, कि सोसाइटी में जो ज़्यादा पावरफुल पीपल होते हैं एंड दैट इज़ ऑफ़न एट द एक्सपेंस ऑफ द लेस पावरफुल पीपल। तो ये वाला जो है ना, ये पर्सपेक्टिव जो अप्लाई किया जाता है, जो नुक्ता नज़र अप्लाई किया जाता है, वो रिच पीपल जो होते हैं, पावरफुल पीपल जो होते हैं सोसाइटी में, देयर applied perspective is at expense of the less powerful people। तो लेस पावरफुल पीपल से जो ताकतवर नहीं होते, उनसे ताकतवर लोगों का नुक्ता नज़र जो है ना वो ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा जाता है, ज़्यादा एक्सपेंस पे रखा जाता है। उसका मतलब ये है कि वो उनको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती है। तो जेंडर स्टडीज़ देन एक्सिस्ट्स एज़ एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ करेक्टिंग सच इम्बैलेंसेस। तो ये जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है ना, इम्बैलेंस का मतलब क्या है? तवाज़न के अंदर जो बिगाड़ आता है, जो अदम तवाज़न होता है, इम्बैलेंस आता है इसके दरमियान, मतलब जो पावरफुल होते हैं उनके उनका जो जेंडर होता है उनको उसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती है, जो लेस पावरफुल होते हैं उनको कम दी जाती है। तो इस इम्बैलेंस को ये वाली जो स्टडीज़ है ना, ये करेक्ट करने की कोशिश करती है। तो जेंडर स्टडीज़ जो है ना, ये इसको करेक्ट करने का तरीका है, करेक्ट करने के तरीके में बड़ा अहम किरदार अदा करती है जेंडर स्टडीज़। तो ये था बेसिक कांसेप्ट ऑफ जेंडर स्टडीज़। अगर इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ जेंडर स्टडीज़, तो ये वाली जो बातें हमने सिंपल-सिंपल बातें की हैं, ये वाली आपने अपने अल्फाज के अंदर लिख देनी है। इसको रट्टे लगाने नहीं बैठ जाना, जस्ट जो कांसेप्ट इसमें बताया गया ना वो याद, मैं आपको इसको रिवाइज़ करवा देता हूँ, मैं आपको मेमोराइज़ करवाता हूँ कि हमने क्या-क्या पढ़ा है। सबसे पहली बात तो ये है ना कि हमने मुख्तलिफ काम पढ़े हैं कि घर के अंदर बहुत सारे काम किए जाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो वो काम आपको आते हैं, आप लिख सकते हैं, खाना पकाया जाता है, कपड़े धोए जाते हैं, बर्तन धोए जाते हैं, डस्टिंग वगैरह की जाती है, स्वीपिंग, मोपिंग सारा कुछ है, कपड़े खुश्क किए जाते हैं, प्रेस किए जाते हैं, चीज़ें रिपेयर की जाती हैं, बच्चों की देखभाल की जाती है, बूढ़े लोगों की, ओल्ड एज लोग जो हैं, उनकी देखभाल की जाती है, लुक आफ्टर की जाती है। तो इस पैराग्राफ में हमने यही पढ़ा कि ये वाली सारी चीज़ें जो है ना घर को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, और इनमें से सारी बाज़ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, तकरीबन सारी ऐसी हैं जो डेली बेसिस पे होती हैं, और आदमी जब इनको फिनिश करता है, ये इन कामों को सरअंजाम देता है, तो वो लॉट ऑफ एनर्जी अपनी एक्सपेंड करता है, और बहुत ज़्यादा थक जाता है, एग्ज़ॉस्ट हो जाता है, टायर्ड हो जाता है। अच्छा जी। सेकंड पेज पे हमने ये पढ़ा कि ये वाले जो काम हमने गिने हैं, इनको हम हाउस वर्क, घर का काम कहते हैं। और घर का काम जो है ना, ये इसलिए सरप्राइज़िंग है कि इसको हम सोशल टर्म्स में काम ही नहीं बोलते, ठीक है? हम इसको काम के ज़ुमरे में ही नहीं लेते, जो घर का काम है, जो डोमेस्टिक ग्रॉस प्रोडक्ट है, इसके अंदर हम इसको काउंट ही नहीं करते, ठीक है? और मोस्टली ये वाला काम जो है वो ख़वातीन करती हैं, और ख़वातीन के काम को काम ही नहीं समझा जाता। और इस हकीकत के बावजूद जब एक खातून जो है, वो कोई काम करने से के काबिल ना हो या राज़ी ना हो, वो कहे कि ये काम आप बाहर से करवा लें, तो बाहर आप पेमेंट करके वही काम करवाते हैं। तो ये वाली हकीकत आप जानते भी हैं, इस हकीकत के बावजूद भी हम उसको उसके काम को काम नहीं समझते। फिर हमने देखा कि यहाँ पे इस पैराग्राफ में हमने कहा कि सिटीज़ के अंदर हम मुख्तलिफ़ औरतों को देखते हैं, और बहुत कम जो है ना फ्रैक्शन ऑफ वुमेन जो है वो वर्क के अंदर होती है। तो सवाल ये उठाना है कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद औरत के काम को बहुत मामूली क्यों समझा जाता है? तो इस पैराग्राफ में हमने ये कहा कि हम ये जो मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स हमने डिस्कस की हैं, ये हमें अक्कासी करती हैं कि जो जेंडर स्टडीज़ का सिनफ़ी मुताले का जो नुक्ता नज़र है, उसके मुतल्लिक़ बहुत सारी अहम जो तब्दीलियाँ हैं, उनकी अक्कासी करती हैं, कि उनमें कैसे उस नुक्ता नज़र को कैसे आपने तब्दील करना है, कैसे चेंज किया जाए। इसके बाद इसमें कहा गया कि कोई भी फ़ील्ड ऑफ लाइफ़ जो है, वो हम डिस्कस कर रहे हों, जैसे रिसोर्सेज़, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज़ विदिन हाउसहोल्ड है, सोशल यूनिट है, कास्ट ग्रुप है, बिल प्लेस्ड एट पार्लियामेंट है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ है, कोई भी इनमें से कोई भी मैनर हम डिस्कस कर रहे हो, तो जेंडर जो है ना, ये हमें बताता है कि ये इस बात की अक्कासी करता है, रिफ्लेक्ट करता है कि जेंडर जो है ना, वो मुख्तलिफ जेंडर्स दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं।
और फिर ये जेंडर जो हैं ये एक-दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, इनकी जो सोशल रियलिटी है वो एक-दूसरे से डिफरेंट होती हैं और इन पर डिफरेंट प्रोसेस जो हो रहे होते हैं वो इन पर भी असरअंदाज़ भी डिफरेंटली होते हैं, इन पर डिफरेंटली इम्पैक्ट करते हैं। तो वो कहता है कि जेंडर स्टडीज़ जो है ना इनको सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि जेंडर्स जो हैं वो दुनिया में डिफरेंट हैं और उनकी जो सारी चीज़ें मतलब सारे मामलात इनके डिफरेंट हैं, सोशल रियलिटी डिफरेंट है, इन पर प्रोसेस होने वाले जो इन पर जो अमल होने वाले हैं चीज़ें या जिन पर इन पर जो अवामिल हो रहे होते हैं वो इन पर डिफरेंटली इम्पैक्ट करते हैं, असरअंदाज़ मुख्तलिफ तरीके से होते हैं। तो आप जो वर्ल्ड है इसके किसी भी डिसिप्लिन को डिस्कस कर रहे हो एकेडमिक डिसिप्लिन, सोसाइटी स्फीयर, अदर सोसाइटी स्फीयर्स हों या कोई भी पर्सपेक्टिव हो जो जेंडर्स के ऊपर अप्लाई हो रहा हो, तो हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो पावरफुल पीपल है ना, उन पर ज़्यादा एक्सपेंस है पर्सपेक्टिव और जो लेस पावरफुल हैं, कम जो ताकतवर हैं लोग उन पर नुक्ता नज़र और होता है, हल्का नुक्ता नज़र होता है और जो पावरफुल होते हैं उनके लिए अच्छा खासा नुक्ता नज़र रखा जाता है। तो जेंडर स्टडीज़ जो है ना बेसिकली ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये उन तरीकों को, उन मीन्स को लाता है जो इस इम्बैलेंस को करेक्ट कर सकते हैं। ये जो अदम तवाज़ुन बना हुआ है, इसको करेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ तरीके जो है ना वो जेंडर स्टडी से हमें पता चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट ये छोटा-सा टॉपिक है, ये भी इसी के अंदर ही है मतलब ये जो कांसेप्ट ऑफ जेंडर है ना, जेंडर इज़ नॉट अ वुमन इश्यू, इट्स अ पीपल्स इश्यू। अच्छा ये इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर स्टडीज़ के अंदर भी आ सकता है कि जेंडर स्टडीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है, तो उसमें भी आप ये लिख सकते हैं। तो कांसेप्ट के अंदर भी ये एक हेडिंग देकर 2-3 पॉइंट्स यहाँ से लिख दें जो ईज़ी-ईज़ी आपको लगते हैं। अच्छा, इसमें ये सादा-सादा जो है ना, ये वाले पढ़ लें, टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग कि इस बात का फ़र्क करने के लिए कि गलत क्या है और सही क्या है, राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। इस बात में फ़र्क करने के लिए ये वाला जो जेंडर स्टडीज़ जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है। टू अवॉइड कंसिडरेशन गर्ल्स या वुमेन एज़ अ सेक्स ऑब्जेक्ट यानी गर्ल्स को या वुमेन्स को सिर्फ़ ये सेक्स ऑब्जेक्ट ही ना समझा जाए बल्कि उनका जो असल मुकाम है, उनकी जो असल वैल्यू है, उनको उसको समझा जाए। यही नहीं कि बस कि उनको नफ़्सानी ख़्वाहिशात के लिए ही बनाया गया है, बस वो पूरी की और बाकी उनकी कोई वैल्यू ना हो, कोई कदर ना हो। इस लिए जो है ना ये भी जेंडर स्टडीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा इसके बाद ये हमें वी नीड टू स्टडी जेंडर स्टडीज़ पढ़ने की हमें ज़रूरत है। वी कंसीडर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग आर इक्वल टू कंसीडर अच्छा इसलिए कि हम हर इंसान जो है ना एवरी ह्यूमन बीइंग इक्वल है, हर इंसान बराबर है। चाहे वो वुमन है, मैन है, किसी भी जेंडर से तल्लक है उसका, किसी भी ज़ात से तल्लक है, किसी भी नेशन से तल्लक है, तो सारे इंसान इक्वल हैं। इसलिए हमें जेंडर स्टडीज़ पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। टू अंडरस्टैंड द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर यानी जिनस की बुनियाद पर जो इम्तियाजी सलूक हैं उनको समझने के लिए इवन ट्रांसजेंडर और एट पार विद मेन एंड वुमेन यानी जो ट्रांसजेंडर्स हैं जो ख्वाजा होते हैं ट्रांसजेंडर मतलब जो तीसरी जिनस होते हैं जो मतलब ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं ट्रांस होते हैं तो वो भी मेन एंड वुमेन के बराबर हैं यानी वो भी मर्द और ख़वातीन के बराबर हैं उनके भी बराबर के हकूक़ हैं टू अवॉइड द एरोगेंस इन मैन इंसानों के अंदर पीपल के अंदर लोगों के अंदर एरोगेंस तकब्बर जो है ना उससे बचने के लिए जेंडर स्टडी ज़रूरी है। ठीक है? क्योंकि जो है ना एक जेंडर को अगर ज़्यादा वैल्यूज़ दी जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा मुतकब्बर हो जाता है कि जैसे मर्द ये ख़्याल करते हैं कि हम तो औरतों से अफ़ज़ल हैं और औरतें जो हैं बिल्कुल उनका तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हर एक का अपना मकाम है। तो वो मकाम जो है ना समझने के लिए जेंडर स्टडीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसकी तालीम बहुत लाज़मी है। टू अंडरस्टैंड दैट द सोसाइटी विल एक्जिस्ट ओनली एंड ओनली इफ लिख दिया इफ एंड ओनली इफ जो टर्मिनोलॉजी होती है ना वो होती है इफ एंड ओनली इफ वो कहता है कि ये समझने के लिए कि ये सोसाइटी जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ इफ एंड ओनली इफ एग्जिस्ट कर सकती है सिर्फ और सिर्फ ये कायम रह सकती है इफ ऑल जेंडर्स प्रॉस्पर इक्वली अगर तमाम जेंडर जो है ना वो बराबर तरक्की करें इक्वली बराबर यकसां तौर पर तमाम जो जिन्स हैं, तमाम जो असनाफ़ हैं, वो बराबर तरक्की करें यानी बराबर एक-दूसरे के इक्वल हों, तब ये माशरा जो है ना वो एक्ज़िस्ट कर सकता है या वो तरक्की कर सकता है।
ओके जी, उम्मीद है आपको कांसेप्ट ऑफ जेंडर स्टडीज़ जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। यही एक जो है ना इसका आंसर था कांसेप्ट में ये बातें जो हमने डिस्कस की हैं। बस आपने इसका एक ओवरव्यू लिख लेना है, एक स्केच आपने एक लिख लेना है, कुछ चंद पॉइंट्स जो आप इम्पोर्टेंट समझते हैं उनको एक पेज पे लिख लें। फिर उनको एक नज़र देखकर अपने अल्फाज में इसको लिखने की कोशिश करें। अपनी इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा और बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा। ओके, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद जो ओरिजिन ऑफ वुमेन स्टडीज़ है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे इस पे वर्क स्टार्ट हुआ, तो ये इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।